Hello students, welcome back to the EduExcel channel, an e-learning platform. This is your biology teacher Abdul Ahad, and on the last one we were discussing our first chapter of class 8, that is crop production and management. इस चैप्टर की हम लोगों ने बात करी थी और इसके स्टार्टिंग में पढ़ा था हम लोगों ने कि क्या चीज होती है, क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था कि क्रॉप्स क्या होती है। जब भी किसी भी पर्टिकुलर प्लांट को एक बड़े लेवल पे ग्रो करते हैं बच्चों, तो वो क्या कहलाता है, क्रॉप कहलाता है। तो उसी क्रॉप को किस तरीके से हम ग्रो करते हैं और कैसे उसका मैनेजमेंट होता है, ये चीज हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, तो वो हम लोगों ने स्टार्ट करा था और उसके कुछ स्टेप्स पढ़े थे किस चीज के, क्रॉप को प्रोड्यूस करने के। ठीक है बच्चों, तो वो कौन से स्टेप्स थे और हम लोगों ने करीब क्या पढ़ा था। सो दीज वर द स्टेप्स दैट वी वर डिस्कसिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि जो बेसिक प्रैक्टिसेस थे क्रॉप प्रोडक्शन में, वो क्या क्या थे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल थी, ये हम लोगों ने देखा था कि सॉइल को किस तरीके से प्रिपेयर करा जा रहा था। प्रिपेयर करने के लिए हम लोगों ने देखा था कि प्लोइंग होती थी, फिर उसमें लेवलिंग की जाती थी और फिर उसकी मैन्योरिंग की जाती थी। ठीक है ना। अब प्लोइंग के बाद यानी कि सॉइल जब प्रिपेयर हो जाती है, उसके बाद क्या कर रहे थे हम लोग, सोइंग कर रहे थे। सोइंग यानी कि बीज को बो रहे थे। उसके भी अलग अलग टेक्निक्स थे, ब्रॉडकास्टिंग मेथड था और सीड ड्रिल वाला मेथड था। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी पिछली क्लास में। लास्ट चीज हम लोगों ने जो पढ़ी थी वो पढ़ा था कि एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, कि मैन्योर्स के ऐड करने से मैन्योर क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखा था। फिर फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं और फिर उन दोनों के एडिशन से सॉइल पे क्या फर्क आता है और किस तरीके से ग्रोथ होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, अच्छा अब क्या हो रहा है बच्चों, एक पर्टिकुलर फार्म लैंड है, ठीक है ना, एक किसान जो है वो खेती कर रहा है, ठीक है, प्लांट्स को ग्रो कर रहा है। अब वक्त बे वक्त जो है बार बार जब ग्रो करता रहता है तो जाहिर सी बात है प्लांट्स जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स कहां से लेते हैं, सॉइल के अंदर से लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में से निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली निकलते जा रहे हैं। तो एक वक्त के बाद क्या आएगा कि सॉइल के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होता है, एक पर्टिकुलर चीज आती है दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल। यानी कि सॉइल के जो खराब हो गई है, उसके सारे न्यूट्रिएंट जो निकल गए हैं, उसकी वो सारे न्यूट्रिएंट जो है वो रीगेन हो जाए, किस तरीके से हो जाए, उसके लिए जो है वो कुछ टेक्निक्स अपनाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो इसकी बच्चों टेक्निक होती है, अगर हम नेचुरली बात करें तो क्या करा जाता है कि उस पर्टिकुलर लैंड को जो है वो खाली छोड़ दिया जाता है, फैलो छोड़ दिया जाता है। एक सीजन के लिए या 2 सीजन के लिए उस पर्टिकुलर लैंड को फैलो छोड़ दिया, उसमें कल्टीवेशन नहीं किया। अब जब छोड़ दिया उसको, तो उसके खुद ब खुद कुदरती तौर पे जो है वो उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉप रोटेशन। अब ये क्रॉप रोटेशन क्या होता है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स ली जाती हैं, ठीक है, उनको रोटेशन पे जो है, यानी कि एक सीजन में इस पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करेंगे, अगले सीजन में इसको ग्रो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक में लेग्यूम्स को कर रहे हैं एक सीजन में, अगले सीजन में क्या करा बच्चों, यहां पे तुमने जो है लेट से कि वीट को कर दिया, यानी कि सीरियल को कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो क्या हो रहा है, क्रॉप का रोटेशन हो रहा है। एक सीजन में इसको करा, अगले सीजन में जो है वो दूसरे को कर दिया। यानी कि क्या हुआ, इसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो उस पर्टिकुलर सॉइल को नहीं चाहिए थे, अंडरस्टैंड, और उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो इसको नहीं चाहिए थे। तो जिस वक्त में ये ग्रो कर रहा है, उतने वक्त में क्या हुआ, उसने जो न्यूट्रिएंट की कमी करी थी वो सारे न्यूट्रिएंट्स गेन हो गए। जब वो ग्रो कर रहा था तो क्या हुआ, इसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो रीगेन हो गए। तो इस तरीके से बच्चों ये टेक्निक है जिसको कहा जाता है क्रॉप प्रोडक्शन, जो कि काफी ज्यादा अच्छी जो है वो टेक्निक है और फार्मर्स को इसको जो है वो करा जा रहा है कि ये सारी चीजें, ये वाली टेक्निक जो है आप वो यूज करें। ठीक है, थर्ड टेक्निक जो आती है बच्चे, दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है, यानी कि दो क्रॉप एक साथ ग्रो करी जाती हैं। ठीक है, एक क्रॉप का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो दूसरे के लिए फायदेमंद होता है और दूसरे का वेस्ट जो होता है वो पहले के लिए फायदेमंद होता है। तो इस तरीके से लेट्स से कि
कोई भी क्रॉप जो है ग्रो करी जा रही है, कॉटन है, कॉटन के साथ जो है मान लीजिए ग्राउंडनट ग्रो कर दिया। अब कॉटन का जो वेस्ट होगा बच्चे, वो ग्राउंडनट के लिए जो है वो फायदेमंद होता है, उसकी जो है उसके लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस बढ़ाता है, और सिमिलरली ये भी इसके लिए यही चीज करता है। तो ये क्या कहलाता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। अच्छा, ये सारे मेथड जो आपने देखे, ये क्या है? नेचुरल मेथड है, ठीक है ना, कुछ अलग से इसमें एडिशन वगैरह जो है वो नहीं हो रहा है। तो क्या होता है कि जाहिर सी बात है, फूड की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ये चीज तो हम कर ही नहीं सकते हैं कि एक सीजन के लिए आपने छोड़ दी लैंड, अरे भैया लोग भूखे मर जाएंगे, ठीक है, इतना क्रॉप प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्रॉप रोटेशन भी होता है, ये सबसे सक्सेसफुल है, मिक्स क्रॉपिंग में भी उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती है, ठीक है ना, ये दोनों ही मेथड बल्कि जो है वो सक्सेसफुल है। बट उसके बावजूद जो है हिंदुस्तान की जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और यहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी टेक्निक्स जो है उनको नहीं पूरा कर पाती हैं। इसी वजह से हमको अपने पिछले स्टेप पे यानी कि एडिशन ऑफ मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स की तरफ जाना पड़ता है, और फार्मर्स को ना चाहते हुए भी इन चीजों का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो आगे चलते हैं, अब फार्मर्स किस चीज पर आए। अब अगला स्टेप जो फार्मर को करना है वो क्या है? इरिगेशन। ठीक है, तो देखते हैं कि साहब ये इरिगेशन क्या होता है। ठीक है, वी हैव टू टॉक अबाउट इरिगेशन। अब इरिगेशन क्या है? सिंपली खेतों में पानी लगाना। भाई जाहिर सी बात है, जैसे हम लोग जानदार हैं, लिविंग बीइंग है, हम लोगों को पानी की जरूरत होती है, इसी तरीके से प्लांट्स को भी पानी की जरूरत होती है। प्लांट्स को तो खूब पानी की जरूरत होती है, वो क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एनवायरमेंट से मिल जा रही है उनको, लेकिन वो वाटर कहां से मिलेगा? वो तो सॉइल से ही मिलेगा, और वो क्रॉप लैंड है, अगर तो हम उसको मैनेज कर रहे हैं तो वो पानी को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। सो ये प्रोसेस यानी कि पानी को प्रोवाइड कराना सॉइल के लिए, क्रॉप के लिए, दैट इज कॉल्ड एज इरिगेशन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अच्छा, अब ये तो हो गया इरिगेशन। अब क्या होता है कि पानी जैसे आपने लगाया, पानी जो है अच्छा खासा जरूरत पड़ती रहती है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड है, ठीक है ना, एक क्रॉप लैंड है, इसके अंदर जो है वो इस तरीके से पानी जो है आपने लगा दिया, ठीक है। अब पूरे में वो पानी फैला हुआ है, तो बच्चे क्या होगा? उस तरीके से भाई सूरज भी निकला हुआ है, उसकी रेज आएंगी, उससे वार्म अप होगा, इवेपोरेट कर जाएगा, तो वाटर क्या होता है? ठीक ठाक वाटर जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक है ना, इवेपोरेशन के प्रोसेस के जरिए से अच्छा खासा पानी जो है वो लॉस हो जाता है। एक दूसरा प्रोसेस और होता है कि भाई जमीन के अंदर आपने देखा होगा, भाई बारिश वारिश हुई, पानी लग गया, थोड़ी देर बाद क्या हुआ? इवेपोरेट तो होता ही है, वो पानी गायब हो गया, लेकिन कुछ पानी उसमें से क्या होता है? परकुलेट डाउन भी कर जाता है, इस तरीके से सॉइल के बीच में जो गैप होता है, इस तरीके से वो परकुलेट कर जाता है और नीचे ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? हमें बार बार जो है वो इरिगेशन यानी कि पानी लगाने की जो है वो जरूरत पड़ जाती है। अंडरस्टैंड? तो इसलिए इरिगेशन वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भाई कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, तो वो आगे की चीज है। खैर, इरिगेशन क्या है? कि क्रॉप्स को पानी प्रोवाइड कराना, दैट सिंपली इज कॉल्ड एज इरिगेशन। ठीक है, अब ये इरिगेशन जो है, हमने जैसे कहा कि किस चीज पे, किसी भी चीज पे तो डिपेंड कर रहा होगा, क्या फैक्टर्स हैं भाई कि कहां पर जो है वो पानी ज्यादा लगेगा, कहां पे कम लगेगा। तो सबसे पहले किस चीज पे डिपेंड करता है? अगर हम लोग फैक्टर्स की बात करें कि वो फैक्टर्स जिनके जिनके ऊपर इरिगेशन डिपेंड करता है, तो सबसे पहले क्या है? टाइप ऑफ क्रॉप पे, किस तरीके की क्रॉप है। जैसे अगर हम लोग पैडी की बात करें, पैडी में भी क्या, जैसे राइस है, राइस का एग्जांपल लें, ठीक है, तो राइस के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? कि राइस को जो है वो स्टैंडिंग वाटर, स्टेगनेंट वाटर होता है, उसकी सीडलिंग्स ला करके इस तरीके से स्टैंडिंग वाटर में लगाई जाती है, ठीक है, तो इसके ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे पास जैसे सीरियल क्रॉप है, एग्जाम्पल मान लीजिए आप वीट ले लिया, ठीक है, तो इसको जो है वो उतनी ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इन बाकी मतलब यूजुअली नॉर्मल प्लांट्स को जो है वो बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। राइस का हम लोगों ने केस देखा, बहुत ज्यादा जरूरत होती है, यूजुअली प्लांट्स को इतनी नहीं होती। मेन 3 पॉइंट्स पर जरूरत होती है वाटर की। एक, सबसे पहले प्लोइंग के टाइम पे, जब फील्ड की प्लोइंग हो रही होती है, उससे क्या हुआ कि फील्ड के अंदर मॉइस्चर जो है अच्छे से जो है वो भर गया, अच्छे से जो है पानी पहुंच गया, ताकि रूट्स उनके अंदर जब ग्रो करके पेनिट्रेट करें तो उनको अच्छे से जो है वो पानी मिल जाए। तो प्लोइंग के वक्त जो है वो करा जाता है, पानी की जरूरत पड़ती है। दूसरा क्या होता है? जब फ्लावरिंग हो रही होती है,
भाई फ्लावरिंग का प्रोसेस होता है जिस वक्त जो है वो खिलने से पहले जो जो फूल खिलते हैं जिस वक्त, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फ्लावरिंग कहा जाता है। तो जब उसमें फ्लावरिंग हो रही होती है तब जो है पानी की जरूरत होती है। और तीसरा किस वक्त जरूरत होती है, जब सीड्स जो है आपके जर्मिनेट कर रहे होते हैं, या फिर कह लीजिए आपकी डेवलप जब कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि जब सीड्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है, प्लांट्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तब ये 3 वक्त पे जो है ये यूजुअली प्लांट्स को जो है इस वक्त जो है वो पानी चाहिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज डिपेंड करेगी, टाइप्स ऑफ क्रॉप की, किस तरीके की वो पर्टिकुलर क्रॉप है उस चीज पे डिपेंड कर रही है। दूसरी चीज किस चीज पे डिपेंड करती है, ये इरिगेशन के फैक्टर जो होते हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी क्या चीज है वो, कि किस तरीके की सॉइल में आप उस पानी को उस पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। यूजुअली हिंदुस्तान में जो है 2 तरीके की सॉइल का इस्तेमाल होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज तो पहले ये लिखें, टाइप्स ऑफ सॉइल। तो 2 टाइप्स ऑफ सॉइल जो कि हिंदुस्तान में कॉमनली यूज होती है बच्चे, वो कौन सी है क्रॉप्स ग्रो करने की, एक सैंडी सॉइल होती है और दूसरी क्लेई सॉइल होती है। अब अगर सैंडी सॉइल की बात करें हम लोग, तो ये कैसी होती है, इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, और क्या होता है, वाटर जो है वो परकुलेट करके नीचे निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ही उसकी कम है तो क्या हुआ, ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे क्रॉप्स जो कि सैंडी सॉइल में ग्रो करने चले जाते हैं, तो उनको क्या हुआ, इरिगेशन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इन कंट्रास्ट टू दैट क्लेई सॉइल में क्या होता है बच्चों, इनकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, इसके पार्टिकल बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपस में क्लोज होते हैं, तो पर्कुलेशन इतना ज्यादा नहीं होता, लॉस ऑफ वाटर इतना ज्यादा नहीं होता है, तो इनको कंपैरेटिवली कम अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है, तो इरिगेशन इसमें जो है वो कम रिक्वायरमेंट होता है। तीसरी और लास्ट चीज जो है जो कि इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि 2 चीजें हम लोगों ने क्या देख ली। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, किस तरीके की क्रॉप है, उसको कितना अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत रहती है। दूसरी चीज हम लोगों ने देखी कि किस तरीके की सॉइल है, और तीसरी चीज जो बच्चों होती है दैट इज सीजन, कैसा सीजन है। भाई एकदम कॉमन सेंस की बात है कि अगर गर्मी पड़ेगी, बेतहाशा गर्मी पड़ेगी, बहुत तेज जबरदस्त समर पड़ रहा है, तो क्या हुआ, धूप बहुत तेज होगी, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन होगा। जब इवेपोरेशन होगा तो वाटर का लॉस बहुत ज्यादा होगा, वाटर का लॉस होगा तो क्रॉप फील्ड में पानी कम हो जाएगा, तो इस वजह से क्या है, आपको ज्यादा इरिगेट करना पड़ेगा। इन कंट्रास्ट टू दैट विंटर में क्या होगा कि भैया इतना ज्यादा लॉस नहीं होगा, इवेपोरेशन इतना ज्यादा नहीं होगा, तो इरिगेशन जो है वो उतना ज्यादा कंपैरेटिवली जो है उतना नहीं करना होगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अच्छा, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब आगे देखते हैं, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या कि ये सोर्सेस क्या होते हैं इसके इरिगेशन के, यानी कि कहां से हम इरिगेशन करेंगे। भाई जाहिर सी बात है सोर्सेस क्या हो जाएंगे, जो नॉर्मल हमारे पास गांव वगैरह में पानी की जो सोर्सेस होते हैं वो इरिगेशन के सोर्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल रिवर्स हैं, लेक्स है, ठीक है, वेल्स है आपके, तो ये सारे क्या होते हैं बच्चों, इवन रेनफॉल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है कई फील्ड्स में। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, सोर्सेज हो जाते हैं। अब उन सोर्सेज से पानी को लेकर के आना, ये सारे मेथड्स जो हैं वो होते हैं कि किस तरीके से हम वहां से अपनी फील्ड में पानी लेकर के आ जाएं। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, 2 अलग अलग तरीके के मेथड्स पढ़ेंगे। एक ट्रेडिशनल मेथड पढ़ेंगे, और दूसरा बच्चों क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न मेथड। यानी कि 2 तरीके से, ट्रेडिशनल माने कि जो पहले के जमाने में हुआ करता था, जिस तरीके से जो है वो पहले हुआ करता था, उसको हम लोग देखेंगे कि भाई ट्रेडिशनल में कौन कौन से मेथड यूज होते हैं इरिगेशन के लिए। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले क्या आता है, दैट इज कॉल्ड एज मोट सिस्टम। ठीक है, मोट सिस्टम में आप देख सकते हैं क्या है कि इस तरीके से एक वेल है, उस वेल के अंदर एक पुली लगी हुई है। मोट सिस्टम को एक और क्या कहा जाता है, मोट सिस्टम को पुली सिस्टम भी कहा जाता है। अंडरस्टैंड। तो यहां पर एक पुली लगी हुई, इसी वजह से पुली सिस्टम कहा जाता है। ये जो है, ये मटका जो लिए हुए हैं भाई साहब, इस मटके को जो है वो वेल के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, एक साइड से बांध करके रस्सी से, और दूसरा साइड जो है हमारा ये कोई बुल जो है उसके जरिए से जो है बांध दिया जाता है और उसको आगे बढ़वाया जाता है। जब वो इस तरीके से आगे बढ़ता है तो ये खींचता है, और इसके खींचने की वजह से क्या होता है, ये आपका जो कंटेनर है
ये इस तरीके से पानी लेकर के ऊपर आ जाता है और फार्मर क्या करता है, उसको लेकर के इस तरीके से अपने जो है वो फील्ड में डाल दिया। तो ये पर्टिकुलर मेथड बच्चों क्या कहलाता है, मोट सिस्टम कहलाता है। ये पहले के जमाने में जो है वो गांव वगैरह में हुआ करता था। ठीक है, इसी तरीके से एक और सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड एज चेन पंप। अब चेन पंप में क्या होता है बच्चों, अगर आप ये देखें तो दो बड़े बड़े जो है वो व्हील्स लगे हुए हैं इस तरीके से, अंडरस्टैंड। ये दो व्हील्स जो हैं वो उनके ऊपर इस तरीके से एक चेन बंधी हुई है और उस चेन से जो है वो हैंगिंग कंडीशन में क्या है, आपके ये बकेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम देखो, ये देखो सोर्स ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे जो है वो सोर्स ऑफ वाटर है कि इस तरीके से सोर्स ऑफ वाटर होता है, यहाँ पर पानी है, रिवर नदी कुछ भी है, वहां पे ये चेन सिस्टम लगा दिया और इस जगह पर यहाँ पर एक होता है हैंडल, ठीक है, एक लिवर मौजूद होता है जिसको इस तरीके से जो है वो फार्मर घुमाता है। अब जब इस तरीके से लिवर को घुमा रहा है तो ऐसे लिवर के साथ में घूमने से क्या होता है, ये व्हील घूम रहा है। अब इस व्हील के घूमने से क्या हुआ, ये चेन घूमी, चेन आगे इस तरीके से ऐसे बढ़ी, फिर ये वाला व्हील घूमा, चेन इस तरीके से इसको भी घुमाया। अब यहाँ पे जो हैंगिंग बकेट थी वो इस तरीके से आ रही है, यहां पे आने के बाद बच्चों क्या हुआ, यू कैन सी कि वो क्या हुआ, पानी में डूबी। अब पानी में जब इस तरीके से डूबी तो पूरा पानी लेते हुए आगे की तरफ ऐसे करके भरी हुई चली आती है। और यहाँ पर आकर के क्या होता है, इस जगह पर आके जहां पे जो है टारगेट जगह होती है वहां पर आकर के वो टेढ़ी हो जाती है और पानी निकल जाता है। और फार्मर इस तरीके से लिवर चलाता रहता है, जब तक उसको जरूरत होती है तब तक वो पानी चलाता रहता है, जब रोक देता है तो जाहिर सी बात है रुक जाएगा। तो ये तरीका बच्चों क्या होता है, ये चेन पंप टेक्निक कहलाती है। ये भी जो है वो पहले यूज हुआ करती थी। अच्छा, और क्या होता था पहले यूज, एक ढेकली, ठीक है, ये किस तरीके से होती थी, आप यहां पर देख सकते हैं कि एक ये वुडन पार्ट है, ठीक है ना, पेड़ का इस तरीके का वाई शेप वाला पार्ट लिया, ऐसे जिसमें जो है वो गुलेल में जिस तरीके से होता है वैसा वाला पार्ट लेकर के उसको वहां पर गाड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि इस तरीके से एक बच्चों ब्रांच ली जाती है बड़ी सी पेड़ की, एक साइड इसको शॉर्ट वाला पार्ट रखा जाता है, एक साइड जो है वो पूरा वेल क्रॉस करते हुए लंबा वाला पार्ट रखा जाता है। जो शॉर्ट साइड है उस पर यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो है एक लोड बांध दिया, अच्छा खासा वजन बांध दिया, ठीक है, और जो लंबा वाला साइड है उसके टिप पे क्या करा, एक रस्सी बांध करके इसके अंदर बकेट लटका दी। अब फार्मर आता है वो क्या करता है, इस पर्टिकुलर साइड को इस तरीके से नीचे करता है, जब ऐसे करके उसने नीचे करा तो जाहिर सी बात है ये लोड ऊपर उठ जाता है सॉरी, ये क्या करता है, ये नीचे आ जाता है। जब ये नीचे गया तो बकेट के अंदर क्या हुआ, वेल्स के अंदर से पानी भर गया। पानी भरने के बाद फार्मर ने जब इसको छोड़ा, अपना वेट अपना हाथ ऐसे उस पे से हटाया तो क्या हुआ बच्चों, वो इस तरीके से बकेट ऊपर आ गया, उसके अंदर से पानी आ गया। ठीक है, वो क्यों आ गया, जब हाथ हटाया तो क्योंकि लोड यहाँ पर है तो इस लोड ने नीचे इस तरीके से आ गया, जैसे सीसॉ में नहीं होता है इस तरीके से, बस ये सारी कंडीशन के ऊपर जो है ये बेस होता है। तो यहाँ से पानी आया, पानी निकाल के उसने अपने फील्ड में डाल दिया। तो ये सिस्टम क्या कहलाता था, ढेकली सिस्टम कहलाता था। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, एक और पुरानी तकनीक थी दैट इज कॉल्ड एज राहत, या फिर इसको कहा जाता था लिवर सिस्टम। इसके अंदर क्या होता था बच्चों, अगर इधर सबसे पहले आप देखें तो एक बहुत ही जाइंट व्हील इधर लगा हुआ है और उस जाइंट व्हील से क्या अटैच्ड है, बकेट्स इस तरीके से जो है वो आयरन बकेट्स अटैच होती हैं। ठीक है, अब क्या सिस्टम होता है, दूसरी तरफ यहां पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके से एक पेड़ का शाख लगी हुई है, ठीक है, वो अटैच है किससे, बुल से। अब ये बुल जो है वो इस तरीके से राउंड राउंड घूमता है। बुल जब राउंड घूम रहा होता है तो इसके राउंड घूमने की वजह से यहाँ पर एक शाफ्ट लगी होती है, वो इस तरीके से रोटेट करती है, अंडरस्टैंड। बुल ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसके घूमने से वो शाफ्ट इस तरीके से रोटेट कर रही है। अब ये जब शाफ्ट ऐसे करके रोटेट कर रही होती है बच्चे, तो इससे निकलता हुआ लगा हुआ इस तरीके से आप ये देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर शाफ्ट इससे लगी हुई होती है, उस वो क्या होती है, वो भी साथ में इस तरीके से रोटेट करने लगती है, जिसके रोटेट करने से ये पूरा व्हील जो है वो गोल 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 घूमने लगता है। अब जब इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें कि ये इस तरीके से एम्प्टी बकेट है, इसका माउथ जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है, अब इसका माउथ जो है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ है और यहाँ पर आते आते माउथ देखो नीचे आता चला जा रहा है, माउथ नीचे आ गया इस तरीके से। अब जब ये व्हील और आगे घूमता है तो ये इस तरीके से पानी के अंदर घुसी और यहां से जब निकली तो पूरा पानी लेते हुए अपने साथ निकली, ठीक है, तो वो पानी जो है वो आगे की तरफ जो है वो गिरता हुआ चला जाता है। तो इस तरीके से फील्ड में जो है वो इस्तेमाल हो जाता है। तो ये सारी टेक्निक्स थी जो पहले के वक्त में जो है वो ट्रेडिशनल मेथड, इसीलिए कहा गया कि पहले वक्त में जो है सारी चीजें इस्तेमाल हुआ करती थी। अब जो है ज्यादातर फार्मर्स ने क्या कर लिया है कि भाई पंप लगा लिया है,
ट्यूबवेल जो है, यानी कि ऐसा वेल जिसके अंदर से अगर ग्राउंड वाटर जो है वो निकाला जाता है पंप के जरिए से, तो वो क्या कहलाता है, ट्यूबवेल कहलाता है। तो ये देखें आप लोग, बहुत ज्यादा कॉमन है। इस तरीके से ये पानी जो है पूरी फील्ड में यहाँ से फैल जाता है, बिखर जाता है। अंडरस्टैंड? तो ये क्या होता है, ये पंप का इस्तेमाल करके होता है। अच्छा ठीक है, तो ये सारे ट्रेडिशनल मेथड और ये लेटेस्ट मेथड भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब कुछ और भी जो है वो मॉडर्न टेक्निक्स जो यूज होती हैं उसके बारे में अगर देखें, तो एक सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड एज स्प्रिंकलर सिस्टम, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसमें क्या हुआ बच्चे, इसमें पानी का लॉस भी कम हो रहा है। उसमें क्या हो रहा था, पंप में बहुत ज्यादा पानी जो है बहाना पड़ रहा था। इसमें क्या हुआ कि बहुत ज्यादा पानी भी का भी लॉस, मतलब वेस्टेज कम हो गया, और क्या हुआ कि पूरे फील्ड में जो है वो पानी जो है वो अच्छे से जो है वो बिखर जाता है। ठीक है, अब पंप वाला सिस्टम अगर प्लेन लैंड थी आपकी, उसमें तो ठीक था, पानी स्टैंड कर जा रहा था, लेकिन इस वजह से हर जगह पहुंच जा रहा था। अगर अनइवन लैंड है, ऊपर नीचे लैंड है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक जगह पानी भर जाएगा, दूसरी जगह को मिल नहीं पाएगा। तो ये वाला सिस्टम जो होता है, ये देखो पूरी फील्ड में आपके जो है वो पानी को फैला रहा है। अंडरस्टैंड? तो ये बहुत अच्छा सिस्टम जो है, नई टेक्निक जो है इस तरीके से लगाई। तो यहाँ पर पाइपलाइन बिछा दी जाती है जिसके अंदर इस तरीके से स्प्रिंकलर्स निकले हुए रहते हैं। वो स्प्रिंकलर्स आपके जो है वो घूम घूम के पूरी तरीके से जो है वो पूरी फील्ड में पानी जो है वो फेंक देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और जो कि बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल मेथड है और जिसमें बहुत ही ज्यादा कम लॉस होता है, वो क्या कहलाता है बच्चे, दैट इज ड्रिप इरिगेशन। तो हर एक रो के साथ जो है आप देख रहे हैं एक पाइपलाइन जो है वो लगी हुई है, और इसमें क्या होता है, बूंद 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 करके पानी जो है वो गिरता चला जाता है। ठीक है, इससे क्या हुआ, बहुत ही मिनिमल लॉस होता है किसका, पानी का। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर भी प्लांट्स को मिल जाता है, लॉस भी नहीं होता है, सारी चीजें बहुत अच्छे से हो जाती हैं। अंडरस्टैंड? तो ये सारी टेक्निक्स बच्चों जो थी हम लोगों ने पढ़ी, किस चीज के बारे में, इरिगेशन के बारे में, कि इरिगेशन क्या होता है और किस तरीके से उसको करा जाता है। उसका ट्रेडिशनल मेथड पढ़ा, उसका मॉडर्न मेथड पढ़ा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इरिगेशन के बारे में देखी। अच्छा, अब चौथा पार्ट पढ़ लिया हम लोगों ने इरिगेशन। अब क्या होगा, यहाँ पर पांचवा पार्ट है, दैट इज रिमूवल ऑफ वीड्स। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये वीड क्या है। तो वीड क्या होता है बच्चों, जो कि प्लांट्स के अंदर क्रॉप है आपकी, उसकी क्रॉप फील्ड में कुछ अनवांटेड प्लांट्स जो है वो ग्रो कर जाते हैं, खुद ब खुद अपने आप ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, वीड कहा जाता है। अच्छा, अब ये अनवांटेड प्लांट जो होते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपने जो है वो फर्टिलाइजर डाला था, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी आपने अपनी सॉइल में डाला था अपनी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, वो ये लोग चुराने लगते हैं, ये लोग लेकर के जाने लगते हैं। अंडरस्टैंड? तो उससे क्या होता है भाई, जाहिर सी बात है, और फिर अगर ग्रो करेंगे तो वो क्या करेंगे, ये जगह भी लेंगे। जैसे ये आपकी क्रॉप थी, एक पर्टिकुलर प्लांट है, ठीक है ना पीछे, तो उसके अंदर ये जो है ये वीड निकल कर आ गई है। अब ये क्या कर रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स इसके लिए डाले गए थे वो यूज कर रहा है। दूसरी चीज भाई, जगह भी घेर रहा है। तो जगह घेरने की वजह से क्या हो रहा है कि भाई जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो भी उसको पूरा नहीं मिल पा रहा है, पूरा स्पेस नहीं मिल पा रहा है, पूरी एयर नहीं मिल पा रही है, पूरी सनलाइट नहीं मिल पा रही है। जो चीजें आपको अपनी क्रॉप्स को देने थे, वो सारी चीजें जो है वो ये लेता हुआ चला चला जा रहा है, इसलिए जो है वो दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो ये चीज जो है ना क्रिएट हो, और इससे किस तरीके से अपने उसको बचाया जाए, अपनी क्रॉप्स को बचाया जाए, उसके लिए क्या करा जाता है कि इन वीड्स को जो है वो उखाड़ करके फेंक दिया जाता है। ठीक है ना, जैसे ग्रास है, ग्रास इज ऑल्सो काइंड ऑफ फीड। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स उसके होते हैं, एमरांथस है। ठीक है, अच्छा, अब इस वीट का रिमूवल करना है। ठीक है ना, एक इसको सिंपल क्या कहा जाता है, रिमूवल ऑफ वीट का जो प्रोसेस होता है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बच्चों कहा जाता है वीडिंग। क्या बताया मैंने, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी वीड्स। इस वीड्स को आप रिमूव कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहा, वीडिंग कहा जाता है। अब ये वीडिंग के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग टेक्निक होती है कि किस तरीके से आप जो है वो वीडिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या होता है, बाय हैंड। यानी कि आपने क्या करा, वीड है उसको जो है इस तरीके से पकड़ा कि पूरा जड़ से उसको उखाड़ करके फेंक दिया। ठीक है ना, उसको आपने जो है वो डिस्पोज कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ सब जड़ से उखाड़ करके फेंकना है। अच्छा, और सबसे खास बात, ये वीड जब तक फ्लावरिंग करे उससे पहले पहले आपको इसको उखाड़ के फेंक देना होता है। अदरवाइज अगर इसने फ्लावरिंग कर ली, ठीक है, तो उसके क्या होते हैं, सीड्स जो है वो डिस्पर्स कर जाते हैं, इस तरीके से पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो डिस्पर्स कर जाते हैं, और वो दूसरी जगह जाकर के जो है वो ग्रो कर जाएगा। तो इसीलिए ख्याल रखा जाता है कि ये वीड फ्लावरिंग करे उससे पहले पहले इसको उखाड़ करके फेंक दिया जाए। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? दूसरा क्या हो रहा है कि भाई बाय ट्रैवल,
ट्रॉवल देखा होगा तुम लोगों ने, गार्डनिंग वगैरह जो लोग करते हैं, खुरपी जिसको कहा जाता है, ठीक है, तो उसके जरिए से इस तरीके से पकड़ा और पूरा खोद करके निकाल दिया जाए। तीसरी टेक्निक जो होती है दैट इज कॉल्ड एज यूज ऑफ वीडीसाइड। क्या करा जाता है भाई, वीडीसाइड्स क्या होते हैं, जो पूरी स्टैंडिंग क्रॉप होती है आपकी, उसके ऊपर जो है कुछ केमिकल्स होते हैं, वो स्प्रे करे जाते हैं। वो केमिकल्स की खास बात क्या होती है, वो आपके क्रॉप्स को कुछ नहीं करते हैं, बट ये जो वीड्स होती हैं इनको किल कर देते हैं, क्योंकि थोड़े से पॉइजनस होते हैं और मतलब कि हार्मफुल होते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये फार्मर्स किस तरीके से पूरा जो है वो मास्क वगैरह पहन के अच्छे से जो है वो इसको प्रिकॉशन लेकर के जो है ये वीडीसाइड जो है वो स्प्रे करते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो ये हम लोगों का मेथड हो गया किस चीज का, वीडिंग का, यानी कि वीडिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब क्या बात है, अब अगला पार्ट हमारा आता है हार्वेस्टिंग का। ठीक है, हार्वेस्टिंग क्या होती है बच्चों, जो प्लांट्स हम लोगों ने ग्रो करे थे हरे हरे भरे भरे एकदम, अब 3 से 4 महीने बाद क्या हुआ कि उनका वक्त आ गया, वो पक गए, दे गॉट राइपन्ड एंड ऑल एवरीथिंग। ठीक है, और राइपनिंग के बाद क्या होते हैं क्रॉप्स हमारे जो है नॉर्मल, अगर पैडी क्रॉप्स की बात करें या सीरियल्स की, तो ये क्या होते हैं, हल्के से जो है वो गोल्डन में क्लियर कन्वर्ट हो जाते हैं, गोल्डन कलर के। तो ये गोल्डन कलर क्या दर्शाता है, ये गोल्डन कलर बताता है हमको कि वो पूरी तरीके से जो है वो मैच्योर हो गए और पूरी तरीके से जो है वो राइप कर गए हैं, और अब इनको जो है वो काटने का वक्त आ गया है। ठीक है, तो पूरी खड़ी जो फसल होती है हमारी, उसको अब जो है वो काटने का वक्त आ जाता है। तो ये प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच वी, वो प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उस खड़ी फसल को काट देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। ठीक है, अब क्या करा, वो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज सिकल। ठीक है बच्चे, ये होता है सिकल। इस तरीके से इसको क्या लिया जाता है, क्रॉप्स को पकड़ा जाता है और इस तरीके से नीचे से जो है वो काट दिया जाता है। अंडरस्टैंड? तो क्या होता है, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है बच्चों, इसको कहा जाता है सिकल। ठीक है, अच्छा, अब क्या बात आती है, हार्वेस्टिंग तो खैर समझ में आ गया कि हार्वेस्टिंग क्या होती है, कि उसको जो है वो काट दिया। अब जब हार्वेस्टिंग करी आपने, तो क्या होता है कि पूरा प्लांट जो होता है उसके साथ जो है वो ग्रेन्स भी अटैच होते हैं। तो क्या करा जाता है, उस पर्टिकुलर प्लांट के गुच्छे को इस तरीके से लिया जाता है और उसको इस तरीके से पीटा जाता है। जब ऐसे करके पीटा जाता है बार बार, तो क्या होता है बच्चों, उसके अंदर से जो ग्रेन्स होते हैं वो डिटैच होकर के अलग हो जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, इस पीटने के प्रोसेस को, सो दैट कि हमारे ग्रेन्स जो हैं वो उनसे अलग हो जाएं, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है थ्रेशिंग। ठीक है, थ्रेशिंग क्या प्रोसेस होता है, जिसमें ग्रेन्स और शाफ्ट, इन दोनों चीजों को जो है वो अलग कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि इस तरीके से जो है पूरे उस पर बिछा दिया जाता था, पूरी क्रॉप लैंड पे बिछा दिया, उसके ऊपर बुल्स वगैरह को, जानवरों को जो है वो कई राउंड जो है इस तरीके से चलाया जाता था। उनके चलने से क्या होता था कि वो टूटते थे और कन्वर्ट हो, ग्रेन्स अलग हो जाते थे, शाफ अलग हो जाते थे। ठीक है, अच्छा, उनमें और भी क्या बात होती थी, जो स्टेम है और लीव्स का पार्ट, मतलब ये सारे पार्ट जो होते थे वो भी अलग होकर के उसी में मिले हुए रह जाते थे। उन पर्टिकुलर पार्ट्स को कहा जाता था हे, जिसको भूसा कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रेन्स को के अंदर ये सारी चीजें अभी हेवी मिला हुआ है, ठीक ना, थ्रेशिंग के बाद भी। तो क्या करा जाता है, एक पर्टिकुलर लेवल पे खड़े होकर के जो अनाज होता है, जो ग्रेन्स होते हैं, उसको लेकर के ऊपर से इस तरीके से गिराया जाता है। अब जब ऊपर से ऐसे गिरा रहे हैं और दूसरी साइड से हवा चल रही होती है, तो बच्चों क्या होता है, ग्रेन्स बीइंग हैवियर, वो नीचे की तरफ पहुंच जाते हैं, और जो हे होता है हमारा हल्का होता है, वो थोड़ी दूर जाकर के सेटल हो जाता है। तो उस प्रोसेस को, द प्रोसेस बाय विच वी कैन सेपरेट hay from grains is called as winnowing। तो विनोइंग के प्रोसेस के जरिए से हम इसको जो है दोनों चीजों को अलग कर लेते हैं और ग्रेन्स वहां से हमको जो है वो प्योर फॉर्म में जो है वो हासिल हो जाता है, और हेज यानी कि भूसा जो है हमारा अलग यूज हो जाता है। तो हार्वेस्टिंग, खाली हार्वेस्टिंग ही नहीं, उसमें थ्रेशिंग भी होती है और विनोइंग भी होती है। ठीक है, थ्रेशिंग अब जो है वो टेक्निकल उससे होने लगी है, तो एक मशीन आती है दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशर, थ्रेशर के जरिए से होने लगी। ठीक है, अच्छा, जो बहुत बड़ी क्रॉप फील्ड होती है, जो बहुत बड़े फार्मर्स होते हैं, वो बच्चों क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर मशीन जो है वो इस्तेमाल करते हैं इस पर्टिकुलर चीज के लिए। वो चीज क्या करती है, वो हार्वेस्टिंग भी करती है और क्या करती है, और साथ में ही जो है
वो आपका थ्रेशिंग भी करती है, ठीक है ना। तो इनको क्या कहा जाता है, इस तरीके का ही होता है, उसमें साथ में वो थ्रेशिंग भी कर रही होती है। उस पर्टिकुलर मशीन को कहा जाता है कंबाइन, ठीक है। वो कंबाइन क्या करा उसने, जो है वो हार्वेस्टिंग तो करी, साथ में उसको शाफ्ट से अलग भी करा और ग्रेन्स को जो है इस तरीके से पहुंचा दिया। दैट इज कॉल्ड एज कंबाइन। लेकिन कंबाइन का एक लॉस होता है, जिसमें हम लोगों ने अभी हे के बारे में पढ़ा कि हे जनरेट होता है, वही भूसा जो है वो जानवरों के लिए खाने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो इसमें हे का जो प्रोडक्शन होता है वो काफी ज्यादा कम होता है, वो हे को डिस्ट्रॉय कर देता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब ये हार्वेस्ट कर लिया आपने, अब हार्वेस्ट करने के बाद क्या करा, अब भाई उस पर्टिकुलर ग्रेन्स को क्या करना पड़ेगा भैया, स्टोर करना है, ठीक है। लास्ट स्टेप हमारा क्या आता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अब उन ग्रेन्स को क्या करना है, स्टोर करना है। तो स्टोर करने से पहले क्या होता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा मॉइस्चर अभी भी होता है उसके अंदर, तो सूरज में जो है वो उसको फैला दिया जाता है, सूरज की रोशनी में, ताकि वो थोड़ा सा सूख जाए और ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद फिर उनको जो है वो रखा जाता है। यूजुअली गांव के लोग जो है वो क्या कहते हैं, जो गनी बैग्स होते हैं, गनी बैग्स या फिर उसको जूट के बैग्स जो होते हैं आपके, इन बैग्स में जो है रखा जाता है। या फिर क्या होते हैं, लोगों के घर में आयरन के बड़े बड़े ड्रम होते हैं, उनके अंदर ग्रेन्स को जो है वो रखा जाता है। तो ये लोकल लेवल पे घर वगैरह में लोग इस तरीके से रख लेते हैं। और क्या होता है बड़े लेवल पे, जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है ना, गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है, ये फार्मर से जो है उन ग्रेन्स को परचेज कर लेता है और उनको कोल्ड स्टोरेज वगैरह में जो है वो स्टोर कर लेता है। और क्या होता है, किस तरीके से ये जो है ऑर्गेनाइजेशन भी दो तरीके से जो है फूड को स्टोर करती है, या तो फिर गोडाउन, गनी बैग्स में भर के गोडाउन में रखवा लिया गया, ठीक है ना, इस तरीके से ये गनी बैग्स में भर के पूरे गोडाउन जो है वो भरवा लिए जाते हैं। दूसरे एक इस तरीके से बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज सिलोज। तो इनके अंदर जो है वो फूड ग्रेन्स जो है वो स्टोर रहते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो ये तरीका होता है किस चीज का, स्टोरेज ऑफ फूड का, ठीक है। तो ये बच्चों हम लोगों ने पार्ट पढ़ा किस चीज के बारे में, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, कि किस तरीके से क्रॉप क्रॉप प्रोड्यूस होती है, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके प्रोडक्शन से लेकर के, यानी कि सॉइल को प्रिपेयर करने से लेकर के सीड का डालना और प्लांट्स का बनना, उनको हार्वेस्ट करना और स्टोर करना, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी, ठीक है। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और होती है कि कुछ इडेबल थिंग्स हम लोगों को फूड जो है वो कहां से मिलता है, एनिमल्स से भी मिलता है। सो इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट फूड फ्रॉम एनिमल्स, तो दो तरीके के एनिमल से हमको फूड मिलता है। एक होते हैं मिल्क गिविंग, या फिर इनको कहा जाता है मल्चिंग एनिमल्स। दूसरे बच्चों क्या होते हैं हमारे पास, दूसरे जो होते हैं मीट एंड एग गिविंग एनिमल्स, ठीक है। तो ये दो तरीके के हमारे पास जो है वो एनिमल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग मिल्क गिविंग की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, गोट है, बफलो है, कैमल है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अगर मीट की बात करें तो हम लोगों को चिकन है, फिश है, इन सबसे मीट भी मिलता है। एग की बात करें तो हेन आ जाएगा, डक आ जाएगा, यानी कि पोल्ट्री आ जाएगा। एग में तो अगर बात करें तो पोल्ट्री की बात आ जाएगी। पोल्ट्री में क्या आ जाता है, चिकन भी आएगा आपका, हेन भी आ जाएगा और डक भी आ जाएगा। ये सारी चीजें जो है उसके अंदर आ जाएंगी, अंडरस्टैंड। और अगर खासकर अगर अलग से हम लोग फिश की बात करें बच्चों, तो फिश जो होती है कोस्टल एरियाज में उसका बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है, ठीक है। इसका जो है वो ऑयल वगैरह भी बनता है जो कि काफी ज्यादा हेल्दी होता है, और बहुत से लोग इसके ऑयल का जो है कंजम्पशन करते हैं, ठीक है। और क्या है, हनी का भी लोग यूज करते हैं, हनी बी से जो है ये जो चीजें हासिल होती हैं। तो ये सारे मतलब के एनिमल्स होते हैं, ये जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो तो अपना अलग अलग होता है। ये सारे एनिमल्स, इनको पालना, इनको शेल्टर प्रोवाइड करना, इनकी देखभाल करना, इनकी अच्छे से वक्त से ब्रीडिंग करवाना, सो दैट इनकी तादाद बनी रहे, इनकी पॉपुलेशन चलती रहे, इस पर्टिकुलर चीज को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री।
यानी कि गिविंग द शेल्टर, टेकिंग देयर केयर, प्रोवाइडिंग देम विद द फूड एंड प्रॉपर ब्रीडिंग, ये 4 चीजें इन्वॉल्व होती है किस चीज में, एनिमल हस्बेंड्री में। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो ये था हम लोगों का क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों ने 9th एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए पढ़ा बच्चों, और इसी तरीके से आगे भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। यहां तक इस चीज को खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आपसे। हैव अ गुड डे।